हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलियनिक शिक्षा द्वार। मैं आसिम आदिल आप सभी का इंग्लिश टीचर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम लोग एएमयू में एंट्रेंस में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का 2024-25 सेशन का जो इंग्लिश जो एंट्रेंस का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इंग्लिश वाले सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि इंग्लिश हमसे किस लेवल की पूछा जाता है और हमें किस अप्रोच से इंग्लिश की तैयारी करनी है, ठीक। तो आज हम देखते हैं इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 40 फर्स्ट लिखा है क्योंकि वो इसी तरीके से चल रहे थे वो, ठीक है ना। 40 से पहले अलग, 40 तक अलग क्वेश्चन है। कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। हमें इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड लगाना है, यहाँ पर ब्लैंक में कौन सा होगा, ठीक है। सेंटेंस हमारे पास क्या है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, ठीक है ना। जब भी ये लेस्ट वर्ड आएगा ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसके आगे नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। जो वर्ब चैप्टर है ये उसका पार्ट है। जब भी लेस्ट लगा होता है तो इसके बाद वाले सेंटेंस में हमेशा शुड आता है, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हमने ये देखा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, इसके बाद वाला जो भी सेंटेंस होगा उसमें लेस्ट के साथ शुड आएगा, शुड के साथ नॉट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव फॉर्म होती है। तो इसमें हमारे ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन कैन, शुड, मस्ट, फिर कुड। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है। जब भी, अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको, जब भी एग्जाम में कभी भी करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट लिखा आए तो आप उसको सर्किल कर लीजिए और उसे इजी लैंग्वेज में लिख लीजिए। इनकरेक्ट को मैंने लिख दिया यहाँ पे नॉट करेक्ट, जो कि सही नहीं है, हमें वो बताना है। कभी कभी हम जल्दबाजी में हमारे ध्यान में रहता है करेक्ट करना है, ठीक है ना, तो हम करेक्ट को मार्क कर जाते हैं। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट जो है वो बताना है, ठीक है, यानी कि जो गलत है, ठीक। सम ऑफ द गोल्ड वॉज प्योर। गोल्ड अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म होती है, लेकिन इसमें से मैं कुछ पार्ट इसका निकाल रहा हूं, ठीक है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा क्योंकि यहाँ पे जो ये वॉज है, ये जो वर्ब है हमारा, या जो हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं इसको, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, गोल्ड के साथ नहीं हो रहा है। गोल्ड एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, मटेरियल है वो, तो उसका जब मैं थोड़ा सा पार्ट निकाला तो वो थोड़ा सा पार्ट अब सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जैसे सम ऑफ द बॉयज लिखते हैं, सम ऑफ द शुगर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा सम ऑफ द शुगर इज सोल्ड। तो शुगर अपने आप में प्लूरल है, लेकिन जब मैंने इसमें सम ऑफ लगा दिया तो सम ऑफ के साथ इसके साथ सिंगुलर वर्ड आ जाएगा हमारे पास, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है ये सही है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, वही चीज अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस स्टूडेंट होता तो एक ही स्टूडेंट होता, लेकिन इसमें स्टूडेंट दे रखा है, प्लूरल है, इसमें से हमें सम छाटने। अब बहुत सारे स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बहुत सारे मान लेते हैं कि 4, 5, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। 10 में से सम में से ले लिए मैंने 2 या 3 स्टूडेंट ले लिए, तो अगर मैंने 2 या 3 स्टूडेंट ले लिए तो ये भी तो प्लूरल है, इनके साथ जो वर्ड आएगा फिर वो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एग्जॉस्टेड आफ्टर फाइनल्स, ये वाला ऑप्शन, मतलब ये जो सेंटेंस है ये भी सही है, ठीक है। अगर सिंगल लेते हैं तो मैं लिखता वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तब सिंगुलर फॉर्म लेते हैं हम। द ज्यूरी, ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन में जब ज्यूरी आ गया तो ज्यूरी के साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं, ज्यूरी के साथ हम सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। जिस तरीके से हम कमिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे कमिटी है, द कमिटी हैज डिसाइडेड, ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं। तो द ज्यूरी इज रिटर्निंग टू द कोर्ट रूम, ठीक है ना। तो पहले हम समझा करते थे, जैसे हमने एक मूवी में भी देखा है कि जो जज होता है वो फाइनली अपना जो वर्डिक्ट या जो फैसला होता है वो सुनाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जज सिर्फ फैसला सुनाते थे, वो ये नहीं देखा करते थे किस विटनेस ने, किस एविडेंस के बेस पे क्या चीज हो रही है, क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए एक ज्यूरी मेंबर्स की टीम हुआ करती थी, उस टीम को ज्यूरी कहा जाता था। कई सारे लोग होते थे उसमें जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते थे, ठीक है ना, और ये यूजुअली हमेशा ऑड नंबर्स में होते हैं, ठीक है। तो द ज्यूरी इज रिटर्निंग टू द कोर्ट रूम, इज ज्यूरी के साथ सही आ रहा है, ज्यूरी कोर्ट रूम में लौट रही है, यानी कि ज्यूरी जो भी पूरी टीम होगी वो लौट रही है, ठीक है ना। तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। उसके बाद द नंबर ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आर स्मॉल, ठीक है।
अब बेसिक डिफरेंस ये है, द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है, अ नंबर के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगी। अगर मैं लिखता अ नंबर ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आर स्मॉल तो वो सही होता, लेकिन द नंबर यानी कि द मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब यहां पर द के साथ, द नंबर के साथ हमेशा ये इज आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस है हमारा ये गलत है, और हमें इसमें गलत सेंटेंस ही बताना था, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर ये डी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज, हमें सबसे सही फ्रेज इसमें ऐड करना है। क्या होगा, पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं फिर देखते हैं। ही वॉज नॉट, ठीक है, नेगेटिव है, टू हैप्पी एट फर्स्ट, वो शुरू में बहुत ज्यादा खुश नहीं था, मगर डैश वी मैनेज्ड टू परसुएड हिम। ठीक है ना, परसुएड का मतलब किसी को अपनी बातों से मना लेना। ठीक है ना, हमने उसे मना लिया। ठीक है, अब किसको मना लिया, जो हैप्पी नहीं था। ठीक है ना, तो ही वॉज नॉट टू हैप्पी एट फर्स्ट। लेकिन अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं, ये दोस्त हैं, वो किसी एक दोस्त के घर गए कि कहीं पार्टी में चलने के लिए, उसको कहते हैं वो, लेकिन वो शुरू में किसी वजह से, अपने घर की किसी परेशानी की वजह से या अपनी पढ़ाई की वजह से, जिस भी वजह से वो परेशान था, तो हमने ये कहा कि वो शुरू में बहुत खुश नहीं था, लेकिन बाद में हमने उसे मना लिया, या आखिरकार हमने उसे मना लिया, अंत में हमने उसे मना ही लिया। तो इसके लिए हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो आखिरकार, अंत में, एट लास्ट, इस तरीके से अगर बोलते हैं, तो यहां पर इसमें हमारा सही फ्रेज क्या आएगा, इन दी पास्ट। पास्ट तो यानी कि हम बैक, पहले के टाइम में चले गए। ठीक है, इन साइलेंस, शांति से तो नहीं मनाया, अपनी बातों से हमने जैसे भी उसे मनाया। ठीक है ना, इन दी एंड, आखिर में। ठीक है ना, इन अ गुड मूड, एक अच्छे मूड में, हम तो अच्छे मूड में थे ही, उसका मूड खराब था, उसका मूड अच्छा किया है ना हमने परसुएट करके, तो इन दी एंड, आखिर में हमने उसे मना ही लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है वो सी वाला ऑप्शन है, इन दी एंड। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। ठीक है ना, इसमें हमें सही वर्ड बताना है। फिर से, यू हैव टू फाइंड अ गुड डैश फॉर बीइंग लेट। ठीक है ना, तुम्हें एक अच्छा डैश ढूंढना पड़ेगा लेट होने के लिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अलाउड टू एंटर द कॉलेज प्रेमिसेस। ठीक है ना, नहीं तो फिर तुम्हें कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर नहीं एंटर करने दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम कॉलेज जाते हैं, सुबह को टाइम हमारा है 8 बजे जाने का। ठीक, दो दोस्तों में बात हुई कि हाँ इतने बजे तक पहुंचेंगे, 7:55 तक पहुंच जाएंगे आराम से। उसने कहा नहीं मैं तो लेट ही आऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि इतनी पढ़ाई होती नहीं है, कोई ना कोई बहाना कर दूंगा। तो दूसरा दोस्त कहता है कि तुम्हें एक अच्छा बहाना ढूंढना पड़ेगा लेट होने के लिए, नहीं तो तुम्हें कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है ना, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कॉज यानी कि कोई वजह, ठीक, रिजल्ट, ठीक है ना, जो फाइनली रिजल्ट आता है, ठीक, लेकिन रिजल्ट तो यहाँ पे लेट ही है ना, किसी वजह से लेट हो रहे हैं। ठीक है ना, अब वो वजह क्या है वो भी बात करते हैं। एक्सक्यूज, बहाना, जो मैंने अभी बोला आपसे, ठीक है ना, वो तो हम सेंटेंस से समझ जाएंगे, लेकिन मैं अभी आपको इन दोनों में फर्क समझा दूंगा। एम, जो भी हमारा एम या मकसद होता है किसी चीज को लेकर, या पर्पस जैसे कह लो आप, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो कॉज है और ये बहाना है, ठीक है ना, अब आप ये देखिए कि यहां पर मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं लेट जाऊंगा, ठीक, इसलिए ये एक्सक्यूज होगा। कॉज इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉज क्या है कि मुझे नहीं पता था कि मैं लेट हो जाऊंगा। ओके, किसी वजह से मैं लेट हो गया, वो वजह अगर आता तो कॉज आता। जैसे मैं लेट पहुंचा, मुझसे टीचर ने बोला आप लेट क्यों आए, ठीक है ना, मैं घर से टाइम के हिसाब से ही निकला था कि अपने टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई, साइकिल पंचर हो गई, या कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से मैं लेट हो गया, तो वो कॉज हो गया हमारा। ओके, लेकिन जब मैं कोई पहले से ही बहाना सोच के जा रहा हूं, वो बहाना हमारा एक्सक्यूज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी वाला पार्ट है, ठीक है, एक्सक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रूथलेस। ठीक है ना, अब आप पहले ये देखिए रूथलेस और यहां देखिए एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट वर्ड बताना है हमें, ठीक है, अपोजिट इन मीनिंग। रूथलेस का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा कठोर किस्म का जो बंदा होता है, निर्दयी भी कहते हैं, जो बिल्कुल रहम नहीं करता किसी के ऊपर, ठीक है, रूथलेस हो गया वो। ठीक है, तो अब इसका हमें अपोजिट ढूंढना है। ठीक है, तो हम वर्ड 1 बाय 1 ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे क्या मतलब हो सकता है। मिलिटेंट का मतलब क्या होता है, यूजुअली जो लोग मतलब टेररिज्म फैलाते हैं, ठीक है ना, इन्फिल्ट्रेशन, जैसे हमने देखा है कि हमारे जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान की तरफ से जब
इन्फिल्ट्रेशन होता है यानी घुसपैठ होती है जब, तो वो जो लोग होते हैं वो मिलिटेंट्स होते हैं। मिलिटेंट्स क्या, यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप के लोग होते हैं जो टेरर फैलाने का काम करते हैं, या जो भी उनके तरीके हैं वो काम, उस चीज गलत तरीके के जो भी हैं उनको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। माइट का मतलब कोई चीज साइज में बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना, या जैसे हम कहते हैं ना माइटी, राजाओं के लिए वर्ड यूज किया जाता था माइटी, ठीक है ना। अब जैसे हम गॉड के लिए ऑल माइटी यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा बड़े, सबसे महान, ठीक है ना, सबसे ऊंचा दुनिया में, तो ऑल माइटी हम गॉड के लिए वर्ड यूज करते हैं, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए यूज करते हैं। मैजेस्टिक यानी कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव इन लुकिंग, देखने में कोई चीज बहुत ज्यादा शानदार लगती है वो हो जाती है मैजेस्टिक। मान लिया हमें किसी का बंगला देखा हमने, अरे भाई साहब बहुत शानदार लग रहा, तो वो मैजेस्टिक हो गया, ठीक है। मर्सीफुल का मतलब जो रहम करता है, मर्सी का मतलब होता है रहम, रहम मर्सीफुल यानी रहम करने वाला, ठीक है। हर किसी के ऊपर तरस आ जाता है जिसको। तो रूथलेस हमने देखा था जो बिल्कुल निर्दयी है, किसी पर रहम नहीं करता, कठोर किस्म का जो बंदा है, और ये रहम करने वाला इसका अपोजिट है। हमें रूथलेस का अपोजिट ही बताना था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन मर्सीफुल है। ओके, नेक्स्ट चूज द सिनोनिम। अभी हमने एंटोनिम देखा था अपोजिट, सिनोनिम यानी कि सेम इन मीनिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे, कभी कभी हम सिनोनिम एंटोनिम में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम वर्ड देखते हैं, ज्यादातर हमसे सिनोनिम पूछता है, कभी कभी एंटोनिम पूछ लेगा, ठीक है ना। ज्यादातर हमसे करेक्ट पूछता है, कभी कभी इनकरेक्ट पूछ लेगा या नॉट करेक्ट कह देगा। तो वहां हम जल्दी जल्दी में एग्जाम में प्रेशर और टाइम की बाउंडेशन की वजह से हम वर्ड देखते हैं और ये देख लेते हैं क्या है, अच्छा सीधे सीधे हम जो भी हमें लगता है ऑप्शन लगा देते हैं। हमें आता था वो क्वेश्चन, फिर भी वो हमारी जल्दी या एक बर्डन की वजह से, प्रेशर की वजह से वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमें सेम इन मीनिंग बताना है किसका, ऑस्टेंटेशंस का, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है शो ऑफ करना, आप ही समझे आप, ठीक है ना। हम कोई चीज नहीं लेकर आते हैं, फिर उसको बहुत या तो यूज करते हैं, बहुत पहनते हैं, बहुत दिखाते हैं, गाड़ी लेकर आएंगे खूब, सबको इधर दिखाएंगे उधर दिखाएंगे, तो ये जो शो ऑफ करने वाली चीज होती है इसे कहते हैं ऑस्टेंटेशंस। वेल्दी का मतलब अमीर होता है कोई, ठीक है, रिच हो गया, वेल्दी हो गया, ठीक। टॉकेटिव बहुत बातें करने वाला, बातूनी कहते हैं। नॉइजी शोर मचाने वाला, या जो चीज शोर करती है बहुत। शोई का मतलब दिखावा, जो मैंने बताया अभी, शो ऑफ करना। तो ऑस्टेंटेशन का सिनोनिम क्या होगा, शोई जो है, यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्टेंटेशन का मतलब क्या है, शो ऑफ करना, और शोई का मतलब वही जो दिखावा करने वाली चीज है या दिखावा कर रहे हैं। द मोर वी लुक्ड एट द पेंटिंग डैश, ठीक है ना। जब भी इस तरीके से द मोर आता है, ठीक है ना, तो उसके अगले सेंटेंस में भी हमें द के साथ कंपैरेटिव डिग्री ही लगानी पड़ती है, ठीक है। ये चीज होती है। अब किस तरीके से लगेगी आप ये देखिए, जैसे मैंने पहले सेंटेंस बोला द मोर वी लुक्ड एट द पेंटिंग, ठीक है ना। अब अगले ही सेंटेंस में हम उस पेंटिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं और दोनों के बीच में एक कंपैरिजन, एक रिलेशन, दोनों चीजें बताई जा रही हैं। द मोर वी लुक्ड एट द पेंटिंग का मतलब ये जितना ज्यादा हम उस पेंटिंग की तरफ देख रहे थे या जितना ज्यादा हमने उस पेंटिंग को देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा ब्लैंक है उसमें क्या आएगा वो देखते हैं। इट लुक्ड बेटर, मैंने बताया कि दा के साथ शुरू होगा, ठीक है। तो ये इट वाला तो ऑप्शन नहीं रहेगा, दा ये वाला ऑप्शन हो सकता है, दा के साथ ये वाला ऑप्शन हो सकता है। वी लाइक इट लेसर ये नहीं होगा। फिर मैंने कंपैरेटिव डिग्री बताई आपको, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री में कौन सा होता है, जैसे कि हमारा गुड है, ठीक है ना, गुड का क्या हो गया, बेटर होता है, ये कंपैरेटिव है। और सुपरलेटिव में आता है हमारा बेस्ट, ठीक है ना। बैड का वर्स होता है और फिर वर्स्ट होता है। ये कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, ये सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, ठीक है ना। तो हमें अब यहां पर कंपैरेटिव डिग्री देखनी है। अगर लेस होता तो लेसर होता, लेकिन लेसर इस वाले में है, यहाँ पे दा नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। यहाँ पे द लेस, ठीक है ना, लेस का कंपैरेटिव लेसर होता है, ठीक है। तो वो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ओमिट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर बचेगा द मोर वी लाइक्ड इट, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा हम उस पेंटिंग को देखा था हमने, जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा वो हमें पसंद आई थी, ठीक है ना। तो द मोर वी लाइक्ड इट इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी वाला ऑप्शन। ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही डैश, ठीक है ना। टेम्स यानी कि किसी को मतलब जानवर को अपने पास रखता है, उसे बांध के रख लेते हैं हम, ठीक है ना। बड़े बड़े जानवरों को रखते हैं, स्पेशली जो टेम किए जाते हैं वो
सर्कसेस में किए जाते हैं। सर्कस में जो जानवर होते हैं उनको जो रिंग मास्टर या सर्कस मास्टर जिन्हें कहते हैं वो टेम करता है। टेम यानी कि उनको अपने कंट्रोल में रखता है। ओके, एक कंट्रोल ये हो गया कि उनको बिल्कुल बांध के बंदी बना के रखा जा रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम बहुत ही क्रूअल तरीके से, ठीक है ना, जल्लादे हुए तरीके से, इस तरीके से नहीं है। अब शेर होता है, शेर को कैसे बांध के रखते हैं, रखते ही नहीं है, लेकिन वो खुला रहता है, फिर भी ट्रेन किया जाता है, उसे आराम से रखते हैं, निकालते हैं उसे, उसको सब ट्रेनिंग कराई जाती है। वो सब पूरा जो चीज है उसे टेम करना कहते हैं। जैसे हम लोग भी जानवर पालते हैं और उनको सिखाते हैं कुछ ना कुछ, तो ही टेम्स एनिमल्स, वो एनिमल्स को टेम्स करता है, ठीक है ना, यानी कि एनिमल्स को पालता है, उनको अपने पास रखता है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि वो क्या है, ही इज फॉन्ड ऑफ देम, वो उनसे प्यार करता है, वो उनसे नफरत करता है, वो उनसे डरता है, वो कभी कभी उनसे प्यार करता है। तो जाहिर सी बात है वो उनसे प्यार करता होगा, जब भी तो वो जानवर को अपने पास रखता है, उनको अच्छे से संभाल सकता है, उन्हें कंट्रोल कर पाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ही इज फॉन्ड ऑफ देम। हेट देम यानी कि नफरत करना, उनसे डरना, ये नहीं है। कभी कभी उनसे प्यार करेगा तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, कभी कभी प्यार करता है, कभी कभी डरता है, तो नहीं हो पाएगी वो चीज। तो ही इज फॉन्ड ऑफ देम, क्योंकि वो उनसे प्यार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ही वाला, इसको ना मैं इधर ले आ रहा हूं की तरफ, ताकि हमारा सेंटेंस यहीं पर है, ठीक। ही रेडिली एग्री टू कम टू द पार्टी। सबसे पहले तो हम ये देखें, जब ही, शी या इट आता है, हमने देखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, तो उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होता है, ठीक है। या तो ये वर्ब के साथ एस या ईएस हो। अगर ये सिंपल पास्ट फॉर्म में होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्ब है। ही, शी, इट के साथ इन दो में से कोई एक चीज होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, तो हम उसको कुछ क्लियर नहीं कह सकते, ठीक है। या ही डिड नॉट कहते तब एग्री होता। तो ही रीडली यानी बहुत जल्दी से तैयार हो गया टू कम टू द पार्टी। ये हम सेंटेंस से पढ़ के समझ रहे हैं कि ही, ये जो भी कोई होगा हमारे पास, मेल जेंडर या मेल, वो बहुत जल्दी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गया, पार्टी में आने के लिए, कम टू द पार्टी, पार्टी में आने के लिए तैयार हो गया। तो अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। ही रेडिली एग्रीड, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बना रहा है, ओके, ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। रेडिली तो ये हमारा क्या है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, जो उसने काम किया वो कैसे किया है। ही स्लोली एग्रीड, बहुत देर में तैयार हुआ। ही लेटली एग्री, बहुत टाइम लगाया उसे तैयार होने में। ही रेडिली, बहुत जल्दी से तैयार हो गया वो। ही रेडी एग्री, ठीक है, रेडी तो तैयार होना होता है, एग्री का मतलब भी किसी चीज को लेकर राजी हो जाना होता है। ये दोनों चीजें सुपर प्लस हो जाएंगी, यानी कि अननेसेसरी हो जाएगी। ही रेडी एग्रीड, ठीक है ना, एग्रीड जिसमें होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे रेडीली होना चाहिए था, रेडी नहीं होगा क्योंकि ये एडवर्ब नहीं बनाएगा। रेडी टू एग्री, अगेन वही, यहाँ पे रेडी आ गया, फिर एग्री आ गया, ये तीनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। रेडिली एग्रीड, ये जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट नहीं बनेगा, ये सिंपल पास्ट फॉर्म में बनेगी। ही रेडिली एग्रीड टू कम टू द पार्टी। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा ए वाला पार्ट हो गया, यानी कि वो पार्टी में आने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो गया था, ओके। नेक्स्ट पार्ट, ओह नो बिल्लो क्राइड फ्रॉम द बालकनी। बालकनी से बिल्लो चिल्लाई या रोई, ठीक है ना, कि ओह नो, क्या कहा उन्होंने, अवर पनीर टिक्का कंबस्टेड इन दी अवन, ठीक है ना, पनीर टिक्का क्या हुआ, कंबस्ट हो गया इन दी अवन। अवन के अंदर कंबस्ट होता है, अवन के अंदर हमने कोई चीज रखी और वो कंबस्ट हो गई। अगर हमने कोई चीज रखी और बहुत ज्यादा देर के लिए चली गई वो, तो वो क्या चीज होगी, मतलब उसके साथ क्या होगा, उस चीज के साथ वो बर्न हो जाएगी, वो फ्यूज हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं या स्विचेस जो होते हैं, बोर्ड्स, उनमें होता है शटर, यानी कि टूट के चकनाचूर हो जाएगी। फ्लाई यानी कि उड़ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम देख सकते हैं कि अगर हमने पनीर टिक्का उसमें रखा है तो पनीर टिक्का हमारा जल जाएगा, ओके। तो कंबस्ट का सही जो मतलब है हमारे पास यहाँ पे वो है बर्न, ठीक है। हमसे कंबस्ट का मतलब पूछ रहा था, कंबस्ट का मतलब क्या हो गया, बर्न होना। जैसे कई जगह आपने देखा होगा कंबस्टिबल गैस, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कंबस्टिबल होती हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही वो आग पकड़ लेती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बर्न। नेक्स्ट, माई अंकल मेड लंच फॉर डैश। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ दो ब्लैंक हैं ये, उसके बाद अगले ब्लैंक मेड कॉफी फॉर हिम एज अ रिवॉर्ड, ठीक है ना। अब आप एक चीज समझिए कि जब हम प्रोनाउन में बात कर रहे होते हैं तो एक हमारे पास फॉर्मेट होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए है, ठीक है। 2 3 1 और 1 2 3। तो 2 3 1 यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन,
ठीक है, जब हम नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, जैसे किसी ने कोई गलती कर दी, किसी ने कोई चीज तोड़ दी, किसी ने कोई काम नहीं करा, तब इन फॉर्म में लिखेंगे हम 1 2 3 और 2 3 1, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए, माई अंकल मेड लंच फॉर, मेरे अंकल ने लंच बनाया, नेगेटिव कोई बात नहीं हो रही है, तो यानी कि हम इसी फॉर्मेट से चलेंगे, ठीक है। अब 2 3 1, अब ऑप्शन में देखिए आई और माई ब्रदर, यानी मैं हूं और मेरा भाई है, मैं हूं फर्स्ट पर्सन, मेरा भाई है अब सेकंड पर्सन, तो पहले सेकंड पर्सन आएगा फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी कि पहले मेरा भाई आएगा फिर मैं आऊंगा। तो इसमें पहले मैं आ रहा हूं फिर मेरा भाई आ रहा है, ये ऑप्शन कट गया हमारा। इसमें मेरा भाई और मैं आ रहे हैं, ये हो सकता है। इसमें फिर मैं और मेरा भाई आ गए, ठीक है, ये कट गया, मेरा भाई और मैं, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब आप कुछ सोचिए, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो ये है ना, तो जब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा तो आई तो नहीं आएगा, मी और माई ब्रदर इन्हीं दो में से बनेगा, ठीक है। तो कहीं अगर आई आ रहा होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं। और तो मेरे अंकल ने लंच बनाया मेरे भाई और मेरे लिए, ये पहला जो ब्लैंक था हमारा वो हमने फिल कर लिया। सेकंड, अब दूसरे ब्लैंक के हिसाब से डैश मेड कॉफी फॉर हिम एज अ रिवॉर्ड, अब मैंने और मेरे भाई ने उनके लिए कॉफी बनाई, ठीक है। अब यहां पर भी पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है, तो यहां पर भी 2 3 1, मेरा भाई और मैं, यानी मेरे भाई ने और मैंने उनके लिए कॉफी बनाई। तो अब यहां पर माई ब्रदर एंड आई आएगा, क्योंकि अब हम दोनों ही सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट ये थे, हम ऑब्जेक्ट थे, इसलिए आई की जगह मी आ रहा था, ओके। तो मी वाले जो ऑप्शन थे वो हमने देखे यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट, मेरा भाई और मैं सब्जेक्ट हो गए हैं, तो माई ब्रदर सेकंड फॉर्म मेरे भाई आएगा और फिर मैं आई आऊंगा, तो माई ब्रदर और आई वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो इसमें माई ब्रदर एंड मी आ रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें माई ब्रदर एंड आई आ रहा है, इसका सही आंसर डी वाला ऑप्शन, ओके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। माई अंकल मेड लंच फॉर माई ब्रदर एंड मी, मेरे अंकल ने लंच बनाया मेरे भाई और मेरे लिए, मेरे भाई और मैंने उनके लिए कॉफी बनाई एज अ रिवॉर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डोमिनेशन, सिनोनिम अगेन सेम मीनिंग, ठीक है। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो पहले हम वर्ड 1 बाय 1 ऑप्शन देखेंगे। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, डोमिनियन अंडर कंट्रोल या टेरिटरी अंडर कंट्रोल, ठीक है ना, यानी एरिया अंडर कंट्रोल, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं ये है हमारे पास दिल्ली, तो दिल्ली के जो सीएम होंगे ये पूरा ज्यूरिडिक्शन एरिया उनका है, ये उनकी सॉवरेनिटी है। वो इसमें जब भी वो कोई कानून लाएंगे तो वो इतने हिस्से में ही लागू होगा, वो कोई चीज चेंज करेंगे तो इतने हिस्से में चेंज कर सकते हैं। कुछ उनको नए इनोवेटिव कोई आइडिया उनके दिमाग में आता है, कोई इनिशिएटिव शुरू करते हैं तो वो इसी एरिया में कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे वो, ओके। अब इसके अंदर भी वो कहीं नहीं, सिर्फ इतने हिस्से में कुछ करना चाहता हूं तो वो उनकी मर्जी है, ठीक है। तो सॉवरेनिटी और डोमिनेशन का मतलब एक तरीके से अपना कंट्रोल दिखाना किसी चीज के ऊपर, तो सॉवरेनिटी हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं है, आगे और सारे ऑप्शन देखेंगे। डेमोक्रेसी, ठीक है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, जिसमें जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो खुद लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जिस तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो एमपी एमएलए या विधायक सांसद जिन्हें कहते हैं हिंदी में, और वो हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं। तो डोमिनेशन का ये मतलब तो नहीं बन रहा है। सबसर्वियंस का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा शख्स जो किसी दूसरे की बात बहुत ज्यादा मानता है, उसके कंट्रोल में रहता है, क्योंकि वो उसका नौकर है, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरीके से स्लेव या स्लेविश जो वर्ड है उसके लिए यूज होता है, यानी कि कोई आदमी बहुत ज्यादा किसी का स्लेव है और स्लेव होने की वजह से वो बहुत ज्यादा किसी का आज्ञाकारी है, उनकी बात मानता है, कंट्रोल में रहता है, वो कहते हैं वो करता है, तो वो स्लेव है, ठीक है। अभी ये देखते हैं, डिफाइंस यानी किसी चीज को मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, तो ये नहीं होगा। स्लेव यानी कि अगर कोई किसी का नौकर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नौकर ही रहेगा, ठीक है ना, वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, ठीक है ना। नहीं मानेगा तो आप लात मार के निकाल दोगे, ये क्या करोगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, पैसे नहीं दोगे, ये तो कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सॉवरेनिटी होगा, जैसे हमारे इंडिया की जो टेरिटरी है कि हमारे पूरा जो भी यूनियन है, ठीक है, जो लैंड मास है वो, हमारे आइलैंड्स, हमारा जो बॉर्डर टेरिटरी है, तो वो सब हमारा सॉवरेनिटी है, यानी कि उस एरिया में हमारा पूरा कंट्रोल है, उस एरिया में हम कुछ भी चेंजेस, कोई नई चीज कुछ भी शुरू कर सकते हैं, वो एरिया हमारे अंडर कंट्रोल रहेगा, रहता ही है। तो वही चीज है जो डोमिनेशन और सॉवरेनिटी को सिनोनिम बताती है। तो डोमिनेशन का जो सिनोनिम होगा वो होगा सॉवरेनिटी, यानी कि उस एरिया में हमारा पूर्ण अधिकार है, फुल अथॉरिटी है हमारी, फुल कंट्रोल है हमारा। नेक्स्ट,
These people always seem to have an axe to grind. एन एक्स, वो मैंने इधर लिख दिया है, कम्स इन द सेंस ऑफ, ठीक है ना। तो ये एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या है, ठीक है ना। एक्स से हम समझते हैं भैया ये इस तरीके की कुछ होता है, वो कुलाली टाइप, ठीक, उसे एक्स कहते हैं। तो यानी कि दीज पीपल ऑलवेज सीम टू हैव, यानी कि ये जो लोग हैं इनको देख के हमेशा लगता है कि इनके पास एक कुल्हाड़ी है ग्राइंड करने के लिए, यानी कि काटने पीटने के लिए। तो ऐसा क्या होगा, अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कठोर ओपिनियन, बहुत अच्छा आपका ओपिनियन है कि जो मैं सोचता हूँ वो बिल्कुल एज इट इज वैसी ही है, ठीक है ना। हमारे किसी चीज को प्रति जो नजरिया है या जो हम सोच है वो उसको ओपिनियन कह रहे हैं। अ लेबोरियस लाइफ, बहुत ज्यादा मेहनती जिंदगी किसी की, ठीक है ना। एन एनमिटी विद अदर्स, एन एनमिटी विद अदर्स, दूसरों के साथ दुश्मनी, या अ वायलेंट माइंड, वायलेंट माइंड यानी बहुत ज्यादा उधम करने वाला दिमाग, जैसे बच्चों का होता है, ठीक है ना, वायलेंट माइंड। तो एन एक्स टू ग्राइंड हमारा एक इडियम है, जिसका मतलब हम इस ग्राइंड, इस एक्स से समझ रहे हैं कि एक एक्स चाहिए ग्राइंड करने के लिए, ठीक है ना, काटने पीटने के लिए। तो इसका जो मतलब है वो हमारा दुश्मनी से है। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होगा, एन एनमिटी विद अदर्स। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी वाला ऑप्शन, एन एनमिटी विद अदर्स। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब एन एनमिटी विद अदर्स। अ स्पीच मेड टू वनसेल्फ, खुद से बोली गई स्पीच। मान लेते हैं कि मैंने कोई स्पीच तैयार करी, मुझे कल इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे या कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन है जिसमें कोई स्पीच तैयार करके जानी है और बोलनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक रात पहले स्पीच तैयार करके शीशे के सामने बात कर रहा हूं अपने आप से और बोल रहा हूं, तो उस जो भी प्रोसेस है या वो जो चीज है उस वर्ब के लिए उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे उस चीज के लिए, ठीक है ना, जो स्पीच मैंने खुद से बोली है। रिटोरिक का मतलब क्या होता है, कैसे कहते हैं, वर्बोस कहते हैं, वर्बियस कहते हैं। कोई चीज जो है वो बहुत सारे शब्दों में बयां की गई है लेकिन उसमें सारे शब्द बेकार है, यानी कि जब बहस होती है ना तो आदमी जब गलत भी होता है तो फिर वो बहुत सारी बातें उल्टी सीधी ये वो बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। उस चीज को रेटोरिक कहते हैं, यानी कि हमने कोई चीज बहुत ज्यादा बोली है लेकिन उनमें किसी भी बात में कोई सेंस नहीं है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है, अभी लिखा है स्पीच मेड टू वन सेल्फ, ठीक है ना, ये इसको कह सकते हैं अनप्रिपेयर्ड स्पीच, ठीक है ना। मान लेते हैं कि कल हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, और कोई गेस्ट आए, ठीक है ना। अब गेस्ट से पहले नहीं कहा गया था कि आपको कोई स्पीच बोलनी है, वो गेस्ट आए, गेस्ट को हमने हाँ सर ये एक टॉपिक है इस पर आप स्पीच दे दिए, तो उस टॉपिक के बारे में जब वो बिना प्रिपेयर करे कोई स्पीच देंगे उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर, ओके। ये है अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। सोलिलोक्वी, इसका मतलब होता है जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ स्पीच मेड टू वनसेल्फ, ठीक है ना, जब कोई भी शख्स अपने आप से वो स्पीच बोलता है उसे कहते हैं सोलिलोक्वी। सरमन का मतलब होता है कोई एक बहुत ही रॉयल ऑर्डर, शाही फरमान, या रविया राजा का ये फरमान है तो वो सरमन कहते हैं उसे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन, सोलिलोक्वी, ठीक है। अ स्पीच मेड टू वनसेल्फ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। द एरिया ऑफ द मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, ठीक है ना, मतलब हड्डियों की कोई परेशानी है उसका इलाज जो होता है, ठीक है ना, वो किस एरिया के बारे में बात करें, मेडिसिन का कौन सा एरिया होता है, ऑन्कोलॉजी, ठीक है ना, जब हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तब इस एरिया के बारे में वो होता है, यानी कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं जो किडनी का या न्यूरॉन्स का जो इलाज करते हैं वो होते हैं। ऑर्थोपेडिक्स, बोन्स से रिलेटेड, बोन्स की कोई दिक्कत होती है तो वो। पीडियाट्रिक्स, चिल्ड्रंस के लिए यूज होता है, ओके। तो बच्चों का जो इलाज करने वाले डॉक्टर्स होते हैं उन्हें पीडियाट्रिशियन कहते हैं, यानी पीडियाट्रिक्स, यानी कि एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स चिल्ड्रन, तो वो पीडियाट्रिक्स होते हैं। लेकिन हमसे पूछा था एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, तो हड्डियों का इलाज कौन से वाले एरिया में किया जाता है, मेडिसिन का कौन सा पार्ट है वो, तो उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी वाला ऑप्शन।
द फ्रेज टू बाइट द डस्ट मीन्स, बाइट द डस्ट यानी कि बाइट का मतलब चबाना होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं धूल चाट ली किसी ने, तो धूल चाटने मतलब क्या होता है, ऑब्वियस बात है कि कहते हैं भाई मैंने उसे धूल चटा दी, यानी मैंने उसे हरा दिया, ठीक है, या किसी में रेस था, रेस में हरा दिया, किसी को पीछे छोड़ दिया, तो उसका मतलब ये हो गया कोई हार गया, तो टू बाइट द डस्ट। अब इसका मतलब देखते हैं, ईट वोरेशियसली, बहुत ज्यादा खाया, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना खा लिया। हैव नथिंग टू ईट, कुछ खाने को नहीं है। ईट रूट्स, जड़ें खाली निकाल के हमने, ठीक है ना, किसी पेड़ की। या टू फेल, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो बाइट द डस्ट का मतलब क्या होना, ये फेल हो जाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो गया, डी वाला पार्ट। चूज द वर्ड विच मोस्ट विद वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट। अब आप देखिए मोस्ट नियरली अपोजिट कह रहा है बिल्कुल ही, ठीक है ना। टू द वर्ड इनएविटेबल, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब होता है कि वो चीज जो होनी ही है उसको हम नहीं मना कर सकते, नहीं नकार सकते, ना उसे अवॉइड कर सकते, ना इग्नोर कर सकते। अगर हम मुंह मोड़ के भी खड़े हो जाएंगे तो वो जो चीज है वो होनी ही है। जैसे कहा जाता है कि भैया शुतुरमुर्ग जब उसे लगता है कि खतरा आने वाला होता है तो वो अपनी गर्दन जो है वो जमीन में अंदर दबा लेता है, ठीक है ना, तो उसे लगता है खतरा चला जाएगा, लेकिन जो खतरा आना है वो तो आएगा ही। तो वो चीज जो होनी ही है, ठीक है ना, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसका अपोजिट क्या होगा, अनअवॉइडेबल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अनडिनाइएबल, जिसको मना नहीं कर सकते, वही चीज कि भैया हम मना नहीं कर सकते, वो तो होनी ही है, ठीक है ना। अवॉइडेबल, जिसको मना कर सकते हैं, तो अनअवॉइडेबल जब सिनोनिम है तो इसका अपोजिट क्या होगा, अवॉइडेबल। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी वाला पार्ट, अवॉइडेबल। इनसेपरेबल, यानी कि कोई ऐसी चीज जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो हो गया इनसेपरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct option to combine the following two sentences into one by supplying the appropriate connecting word। हमें इन दो sentences के बीच में, यानी कि एक हमारा sentence है ये, और एक sentence है हमारा ये, इन दोनों के बीच में हमें एक कनेक्टिंग वर्ड जो है वो रखना है। तो वो कनेक्टिंग वर्ड क्या रहेगा, आई मेट अ मैन डैश हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। ठीक, मैं एक आदमी से मिला, ठीक है, उसका भाई एक डॉक्टर है। तो हम इसको अगर मैं कनेक्ट करके बोलूं कि मैं एक आदमी से मिला जिसका भाई डॉक्टर है, तो जिसका के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हुज। ठीक, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब आई मेट अ मैन, हम इसके बाद मुझे हुज जोड़ना है। तो अब ये देखिए कि आई मेट अ मैन, यहां तक सब सही है। ये मैन यहां सिंगुलर था, यहां प्लूरल हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद जब इनका रिलेशन दिखा रहा हूं मैं, एक आदमी और उसके भाई के बीच में, एक आदमी जिसका भाई, तो जिसका के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हुज, ठीक है ना। हम ये कहते हैं ना कि हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, सवाल में भी इस तरीके से कहते हैं ना। तो हुज यहां पर हमारा आ गया, इसमें तो ये ऑप्शन ही हमारा ओमिट हो गया, ठीक है। हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, जिसका भाई एक डॉक्टर है, ठीक। हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, हुज ब्रदर वाज अ डॉक्टर, हुज ब्रदर हैड कंप्लीटेड एमबीबीएस, हैड कंप्लीटेड एमबीबीएस, ऐसी कोई चीज तो नहीं लिखी है, तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इन सेंटेंसेस में कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, हमें इन सेंटेंसेस को वैसे ही रखना, बस बीच में एक कनेक्टिंग वर्ड रखना है। तो जब बीच में कनेक्टिंग वर्ड रखेंगे तो यहाँ के जो टेंस है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा ए वाला है, आई मेट अ मैन हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, जिसका भाई एक डॉक्टर है। हुज के लिए मैंने बताया ना जिसका, जब हम सेंटेंसेस के बीच में लिख रहे हैं तो जिसका बोलेंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि किसका भाई डॉक्टर है, तो हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर अगर मैं पूछूं तो मैं पूछूंगा किसका भाई है डॉक्टर, ठीक है। जब सवाल इंटरोगेटिव करेंगे तब किसका से शुरू करेंगे, ठीक है, और जब मैं सेंटेंस बीच में लूंगा तो जिसका बोलेंगे। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो अगर उसको मैं ट्रांसलेट करेंगे हम अपने सेंटेंस को, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द सिंपल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल पास्ट। हमें सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में चेंज करना है। अभी पहले आप ये देखिए, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में जाना है हमें। ओके, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट देखना है हमें, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। ओके, सब्जेक्ट और प्ले के साथ इन्होंने एस लगा रखा है, ओके, क्योंकि प्ले के साथ ईएस नहीं लगेगा।
और प्लस क्रिकेट वेरी वेल ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। तो हमें सिंपल पास्ट का हमने फॉर्मेट देख लिया, इस फॉर्मेट के हिसाब से हमें जो वर्ब है वो चेंज कर लेना, क्योंकि सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है हमें। यहाँ पे वर्ब क्या है? प्ले। हमें प्ले की सेकंड फॉर्म लगानी है। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड। ठीक है, वो खेलता था। तो ही वॉज कहीं नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन हमारा ओमिट हो जाएगा। ही प्लेड क्रिकेट वेरी वेल, सेकंड फॉर्म आ गई। ही हैड प्लेड, सेकंड फॉर्म आ गई। लेकिन ये जब हेड के साथ आ गई, ये थर्ड फॉर्म भी इसकी प्लेड ही होती है, तो हेड तो नहीं लग रहा है ना, तो ये ऑप्शन हमारा ओमिट हो जाएगा। ये इज आ गया, तो फिर ये प्रेजेंट फॉर्म में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ही प्लेड क्रिकेट वेरी वेल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, और ये वर्ब के सेकंड फॉर्म जो हमारा फॉर्मेट है सिंपल पास्ट वाले टेंस का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन है। ओके, कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन, ही प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। पहले था कि वो ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो हमारे ये कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास जो है ये हटते हैं, और जो फॉर्म होती है, जो भी प्रेजेंट में होता है वो पास्ट में चेंज हो जाता है। अगर सिंपल पास्ट होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ओके, He said, Alas, she is dead। ठीक है ना, एलास जब यूज करते हैं जब हम कोई चीज दुख के साथ बोलते हैं, ठीक है ना, तो he said, उसने कहा, Alas, she is dead, ठीक, कि वो मर गई है, या she is dead, वो मर गई है, या वो डेड है। तो अब जब हमें इनवर्टेड कॉमास हटाऊंगा, तो ये जब मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला कोई वर्ड बोल रखा है, तो मैं इसकी जगह सेड की जगह एक्सक्लेम्ड लिखूंगा। ओके, तो ही एक्सक्लेम्ड, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे ना, तब मैं उसमें बताऊंगा आपको सब कुछ। तो ही एक्सक्लेम्ड, मैंने बताया कि जब हम दुख के साथ बोलते हैं तो उसके बाद सैडली आएगा। ठीक है, हुर्रे अगर बोलते तो वो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एलास ये दुख है, तो मुझे ये वो दुख बताना है एक्सक्लेम के साथ, ही एक्सक्लेम्ड सैडली। अब शी इज डेड है। ठीक है ना, अब जब मैंने ये इन्वर्टेड कॉमास जब हटा दिए हैं, तो इनकी जगह हटके क्या लगता है? इनकी जगह हटके लगता है दैट, वो दैट ये रहा। ओके, यहाँ तक जो है, जो चारों ऑप्शन थे, यहाँ तक के पूरा सारा फॉर्मेट सही चलता है रहा है। अब देखिए, मैंने बताया ना, शी इज डेड लिखा है, ठीक, वो मर गई। ओके, अब मैं इसका पास्ट फॉर्म अगर चेंज करूंगा तो वो मर गई थी, तो शी वॉज डेड होगा। तो जो शी वॉज डेड वाला है वो हमारा सही ऑप्शन है। तो शी वॉज डेड ये सही है, शी इज डेड इज तो सेम आ गया। ठीक है ना, हमें चेंज करना है ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, शी वॉज डाइंग, वो मर रही थी। ठीक है ना, मर तो नहीं रही थी। अगर मैं कहूँ शी इज डाइंग तो शी वॉज डाइंग होता, ये ऑप्शन गलत है, और ये भी इज आ गया, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारा? ए वाला ऑप्शन, ही एक्सक्लेम्ड विद सैडली दैट शी वाज डेड। उसने दुख के साथ ये बोला कि वो मर गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द अंडरलाइंड एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एडवर्बियल फ्रेज। अब अभी देखिए कि एडवर्बियल फ्रेज का मतलब क्या है, कि जो भी एडवर्ब है उसको हम समझाएंगे पूरा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब जैसे ये लिखा है, राम रैन फास्ट। ठीक है ना, रैन सेकंड फॉर्म में रन की, राम बहुत तेज दौड़ा था। ठीक है ना, अब फास्ट यानी कि बहुत तेज। अब मैं बहुत तेज जो काम किया है उसने, उसको अच्छे से बताऊंगा, राम बहुत तेज स्पीड से दौड़ा था, बहुत तेज गति से दौड़ा था। ओके, ये चीज। राम रैन क्विकली, अगर क्विकली भी कहें तो क्विकली अपने आप में एक एडवर्ब है। ठीक, राम रैन फास्टली, तो फास्टली तो एडवर्ब नहीं होगा। ठीक, एडवर्बियल फ्रेज हमें उसको समझाना है। राम रैन विद स्पीडली, स्पीडली भी नहीं होगा। ठीक है, राम रैन विद ग्रेट स्पीड, राम बहुत स्पीड से दौड़ा था, तो ये विद ग्रेट स्पीड ही अपने आप में फास्ट को डिनोट कर रहा है, ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब है और ये एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है ना, तो इस फास्ट को मैंने समझाया कि जब बहुत तेज दौड़ा तो विद बहुत तेज स्पीड के साथ दौड़ा। विद स्पीडली नहीं होगा, क्योंकि स्पीडली कोई वर्ड नहीं होगा हमारे पास। तो राम रैन विद ग्रेट स्पीड, ये विद ग्रेट स्पीड जो है वो फास्ट को समझा रहा है, इसी को हमने एडवर्बियल फ्रेज बोला है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है हमारा डी वाला ऑप्शन, यानी कि राम रैन विद ग्रेट स्पीड। तो जो अंडरलाइन हमारा एडवर्ब था उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ठीक है ना, एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है। द पियोन ओपन द बॉक्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है।
सिंपल पास्ट सब्जेक्ट ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल पास्ट का है ना, चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, एक्टिव और पैसिव, ठीक है ना। सिंपल पास्ट का हमने फॉर्मेट देखा था अभी थोड़ी देर पहले, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वॉज या वर्ब, छोटा हो रहा है, वॉज या वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस बाई लगा के सब्जेक्ट। एक्टिव में क्या होता है, हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, पैसिव में बोलते हैं जो भी ऑब्जेक्ट है, ये काम हुआ है सब्जेक्ट के द्वारा, उसको हम कहते हैं पैसिव फॉर्म। ओके, तो यहां पे सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द बॉक्स, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चारों ऑप्शन में द बॉक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। अब हमें वॉज वर्ब देखना है, इज आ रहा है इसमें, ये दोनों ऑप्शन हमारे ऑमिट हो जाएंगे, ठीक। वॉज यहां आ रहा है, वॉज यहां आ रहा है, ठीक। वॉज के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ओपन आ गया, ठीक। और वॉज बीइंग ओपन, बीइंग नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है हमारा, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक। जैसे मैंने आपको देखा फॉर्मेट जो हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव, तो ये फॉर्मेट बन जाता है, जो एक्टिव फॉर्म है सिंपल पास्ट की और पैसिव वॉइस जो है सिंपल पास्ट की, उसमें ये फॉर्मेट होता है। तो द बॉक्स वाज ओपन बाय द पियोन, द पियोन ओपन द बॉक्स, पियोन ने बॉक्स खोला, ठीक है, बॉक्स पियोन के द्वारा खोला गया। ये हमारा एक्टिव से पैसिव को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इस तरीके से बोला जाता है। फिल इन द गैप विद प्रॉपर प्रीपोजिशन, हमें इसमें सही प्रपोजिशन फिल करना है। माई होल फैमिली विल कम टू माई प्लेस डैश द वीकेंड, मेरी पूरी फैमिली मेरी जगह पे आएगी, कब, वीकेंड पे आएगी, ठीक है ना। तो इन वीकेंड, वीकेंड के अंदर तो नहीं आएंगी कोई चीज, ठीक है। जैसे मैं आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, मैं रूम में खड़ा हूं, तो इन तो नहीं होगा, ऑन इस चीज के ऊपर होता है। अभी देखिएगा, फॉर द वीकेंड, वीकेंड के लिए आएंगे, ठीक है ना, वो वीकेंड पर आएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरी पूरी फैमिली मेरी जगह पे वीकेंड पर आएगी। एट किसी प्लेस के लिए यूज करते हैं, तो यहां कोई प्लेस नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये विल कम टू माई प्लेस, ठीक है ना, एट किसी जगह के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे वीकेंड है। जब भी कभी टाइम आता है, वेदर आता है, ठीक है ना, टाइम के साथ हम ऑन वर्ड यूज कर लेते हैं प्रीपोजिशन, जब भी हमारे पास कोई भी टाइम, मंथ, दिन इस तरीके से आ रहा होता है। जैसे कहता है ना कि कम ऑन टाइम, टाइम से आना, ठीक है ना। मैं मंडे को आऊंगा, आई विल कम ऑन मंडे, ठीक है। मैं सुबह को आऊंगा, आई विल कम ऑन मॉर्निंग, ठीक है। तो इसी तरीके से द होल फैमिली विल कम टू माई प्लेस ऑन द वीकेंड आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑन है, ठीक है ना। ऑन के दो मीनिंग बनते हैं, किसी चीज की कोई चीज ऊपर रखी होती है, जैसे मैं कहता हूं कि द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। लेकिन जब हम ये टाइम इस तरीके से, जब इस तरीके से टाइम वगैरह के लिए यूज करते हैं हम कोई चीज, तब वहां पर भी ऑन लगाते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलरली दिनों के लिए, हफ्ते के लिए, साल के लिए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, बी वाला ऑप्शन, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट द मीनिंग ऑफ ग्रेगेरियस, नॉट द मीनिंग, अगेन ध्यान रखिए अपोजिट बताना है। ग्रेगोरियस का मतलब होता है मिलने जुलने वाला, ठीक है ना, जिसकी आदत होती है हर किसी से मिलने जुलने की। ठीक, सोशलेबल, ठीक है ना, सोसाइटी में बहुत ज्यादा मौजूद रहता है वो बंदा, हर किसी से सोशलेबल है वो, यानी हर किसी से मिलता जुलता है, तो वो इसका मीनिंग बनेगा ग्रेगेरियस का। क्लबेबल, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा हम कई क्लब जाते हैं, ठीक है ना, कभी किसी क्लब जा रहे हैं, कभी किसी क्लब जा रहे हैं, या एक ही क्लब में रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, तो अभी हम बहुत नए नए लोगों से मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है क्लब जाएंगे तो मिलेंगे ही, तो वो भी एक तरीके से मिलने जुलने वाला हो गया। क्लबेबल का मतलब ये नहीं है कि वो क्लब ही कोई आदमी बहुत ज्यादा जाता है तो वो क्लबेबल है, बहुत ज्यादा मिलने जुलने वाले बंदे के लिए भी हम क्लबेबल वर्ड यूज करते हैं। कन्वीवियल का मतलब कोई एक ऐसा चीज जो कि हैप्पी नोट पे खत्म होती है, या एक हैप्पी टर्म्स में हम बात करते हैं, ठीक है ना, एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कन्वीवियल है, यानी कि जिसमें हमें बहुत ज्यादा मिलने जुलने का मौका मिलता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि बॉलीवुड पार्टीज आर कन्वीवियल, यानी कि उसमें जब क्या होता है, जब बॉलीवुड में पार्टीज होती हैं तो नए एक्टर्स
पुराने एक्टर से मिलते हैं, ठीक है ना, और भी नए नए लोग एक दूसरे से मुलाकात होती है, तो ये कन्वीवियल यानी कि मिलने जुलने वाली चीज होती है, वहां कन्वीवियल वर्ड यूज करते हैं। तो कन्वीवियल भी इसका मीनिंग हो रहा है। लवेबल यानी कि जो कि प्यार करने के योग्य है, जिसको प्यार किया जाता है, ठीक है ना। अब हमें तो अमेरिका से भी प्यार है, ठीक है ना, हमें लंदन से भी प्यार है, ठीक है ना, हमें किसी गाड़ी से प्यार है, हमें कोई पर्टिकुलर हिल स्टेशन से बहुत प्यार है, लेकिन मिलने जुलने वाला तो वो चीज नहीं है ना। मिलने जुलने वाला पर्टिकुलरली कोई ना कोई नाउन ही होगा या कोई पर्सन होगा। ओके, तो लवेबल जो है वो एक पॉजिटिव टर्म है, लेकिन वो मिलने जुलने वाला इसका मीनिंग नहीं बता रहा है। तो ग्रेगेरियस का अपोजिट यहां पर इस क्वेश्चन में डी वाला ऑप्शन लवेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई वॉज लिसनिंग, ठीक है, डैश म्यूजिक व्हेन रॉबर्ट अराइव। लिसन के साथ जब भी लिसन वर्ड आता है तो लिसन के साथ हमेशा टू जो है वो ऐड होता है, ठीक है ना। तो जब भी लिसन के साथ आएगा तो टू आएगा, क्योंकि लिसन अपने आप में एक वर्ब होता है, कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ये वर्ब है, इसके साथ टू ऐड होता है। अगर लिसन की जगह मैं हियर बोलूं तो हियर क्या है, ये एक इवेंट, ठीक है, इसको अच्छे से हम क्लियर करेंगे अपने कोर्स में, ठीक है। आई वॉज लिसनिंग डैश म्यूजिक व्हेन रॉबर्ट अराइव, मैं म्यूजिक सुन रहा था जब रॉबर्ट आया, ठीक है। तो आई वॉज लिसनिंग इन नहीं होगा, बाई नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, टू होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारे पास, डी वाला ऑप्शन टू। तो आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा था जब रॉबर्ट आया, ठीक है। तो अभी हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, अभी 25 क्वेश्चंस और बाकी हैं, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो बाकी के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के लिए थोड़ा वेट कीजिए, वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।